Hi everyone, welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter Biomolecules, class 12th. It is the lecture number 3. Today we will discuss structure of protein. Basically structure of proteins is very typical. उसको हमने थोड़ा सा क्लासीफाई कर दिया है, उसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में. उसको स्टडी करना है. स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ द प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. ईच लेवल बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन. और जो हर नेक्स्ट लेवल आता है वो प्रीवियस वन वाले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. फर्स्ट हेडिंग इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. Proteins may have one or more polypeptide chain. Each polypeptide chain in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. जो प्रोटीन होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और हर पेप्टाइड चेन के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर एमिनो एसिड जुड़े होते हैं इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस. उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. एंड दिस सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड that is said to be the primary structure of that protein. उसी सीक्वेंस का नाम ही प्राइमरी स्ट्रक्चर है. एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड क्रिएट्स ए डिफरेंट प्रोटीन. यदि आपने उस प्राइमरी स्ट्रक्चर की सीक्वेंस में जरा सा भी चेंज कर दिया तो एक डिफरेंट प्रोटीन बन के तैयार हो जाता है. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. The secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. ये क्या बताता है कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है ना. they are found in to exist in the two different forms, that is the alpha helix and the beta pleated sheet structure. और ये जो शेप होती है ये बताती है कि किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, मीन्स अल्फा हेलिक्स में और बीटा प्लेटेड. This structure arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between the CO group and the NH group. ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर बेसिकली रेगुलर फोल्डिंग से बनते हैं ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. कौन कौन होता है वो एक बैकबोन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द CO ग्रुप एंड द NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड, उन दोनों के बीच में होती है. अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड. अल्फा हेलिक्स एक ज़्यादा कॉमन सा वे होता है जिसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जितने पॉसिबल भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं वो सारे बनते हैं. NH ग्रुप ऑफ ईच एमिनो एसिड ऑफ ईच एमिनो एसिड रेसिड्यू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग. NH ग्रुप बनाता है विद द CO ग्रुप ऑफ एन एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स. जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, हेलिकल कहते हैं एक तरह से स्पाइरल शेप में, जैसे स्प्रिंग की शेप होती है, तो NH और CO के बीच में वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. लेकिन जो NH ग्रुप होगा वो पहले एमिनो एसिड का होगा, CO ग्रुप जो होगा वो अगले वाले एमिनो एसिड का होता है. ठीक है. ये देखो ये स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये हेलिकल सी शेप बन रही है और इस हेलिकल शेप में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है आपकी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है किन के बीच में? यहाँ का CO ले लेते हैं सपोज ये वाला, तो अगले का NH है. फिर यहाँ का हम CO ले रहे हैं तो अगले का NH होगा. जो CO NH बॉन्ड था जो आपने पिछली क्लास में भी देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर, CO NH बॉन्ड वाज पेप्टाइड बॉन्ड. तो इस पेप्टाइड बॉन्ड में नहीं हो रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट जो ये आपका CO ग्रुप है उसकी दूसरे वाले NH ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरह से. तो ये आपका जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है. In beta structure, all polypeptide chains are stretched out to the nearly maximum extension. जो आपका बीटा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या करते हैं, जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनको मैक्सिमम एक्सटेंशन तक हम स्ट्रेच कर देते हैं एंड देन लेड साइड बाय साइड, और उनको फिर साइड बाय साइड अरेंज कर देते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कुछ इस तरह से अरेंज करते चले जाते हैं, इस तरह से जैसे साड़ी के फोल्ड्स होते हैं उस तरह से. इसलिए इसको हम बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि प्लेट्स की फॉर्म में आ गए यहाँ पर और छोटी छोटी शीट्स बनती चली जाती हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. लेकिन ये उतना कॉमन नहीं है जितना आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. टर्शरी स्ट्रक्चर क्या बताता है कि जो हमारा फाइनल अब स्ट्रक्चर है उसमें ओवरऑल फोल्डिंग कैसे हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन में. दैट इज द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर.
कि फर्दर फोल्डिंग कैसे हो रही है सेकंड स्ट्रक्चर की। इट गिव राइज टू द टू मेजर शेप्स दैट इज फाइब्रस एंड द ग्लोबुलर। ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके हिसाब से, तो कौन कौन से बनते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, जो आपने पिछले वाले लेक्चर में भी देखे थे। द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन डेर वाल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे फोर्सेस वहाँ पर काम करते हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वैसे इन सब में मैं मेन आपको बता दूं, मेन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है CONH के बीच में, उतनी ज़्यादा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और आपका एमाइन प्रोटीन भी उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ द 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कई बार 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ भी जाती हैं। रेफर टू द सब यूनिट, बीच में से कहीं से सब यूनिट्स में से कनेक्शन हो जाता है। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दी सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब मैंने एक सिंपल वे में आपको रिप्रेजेंट किया, जरा इसको देखो। यदि ये सिंगल लाइन की फॉर्म में बन रहा है तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जो अलग अलग कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं उतने टाइप के एमिनो एसिड इसमें कनेक्टेड हुए हैं। अब यदि हमने उसको स्पाइरल शेप में कर दिया तो वही आपका हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर, और उसी स्पाइरल शेप को आपने फर्दर फोल्ड कर दिया तो बन गया टर्शरी स्ट्रक्चर, ये वाला जो आपके सामने बना हुआ है। अब इसी टर्शरी स्ट्रक्चर में कोई बीच में दूसरी यूनिट आके जुड़ जाती है, जैसे ये यहाँ पर जुड़ गई, ये बाद में जुड़ी हुई है, इस तरह से ये जुड़ रही है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हैं, ये हमने बड़े सिंपल वे में दिखाए हुए हैं। NCERT में एक स्ट्रक्चर और दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, बट याद तो बिल्कुल नहीं करना बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Denaturation of protein, when a protein in its native form is subjected to a change like change in temperature, change in pH, then the hydrogen bonds disturbed। जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे प्रोटीन को, वही डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोबल्स जो थे आपके वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स गेट अनकोइल्ड एंड द प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और प्रोटीन जो होता है अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन डेस्ट्रॉयड। जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इट इज़ वेरी कॉमन इन द एग्जाम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इज द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जब आप एग को बॉईल करते हो तो वो कोएगुलेट हो जाता है, उसमें सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। उतना फिर ये इफेक्टिव प्रोटीन नहीं रहता। इसी तरह से कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, मिल्क ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रोटीन उसमें ज़्यादा है, लेकिन जब उसका कर्ड बना देते हैं तो उतना बढ़िया उसमें नहीं रहता फिर वो। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो आपने DNA RNA लोअर क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं वही है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। They plays an important role in the transmission of the hereditary characteristics and the protein synthesis। इनके आपके न्यूक्लिक एसिड्स के दो मेन कॉमन है, एक तो ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स के जो ट्रांसमिशन होता है जैसे पेरेंट्स से हम में होता है, या प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, वो सब काम न्यूक्लिक एसिड का ही होता है। न्यूक्लिक एसिड एज यू ऑल नो मे बी ऑफ टू टाइप्स, deoxyribonucleic acid and the ribonucleic acid। first one is DNA in short and second is RNA। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 पेंटोस शुगर, नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड एंड नंबर 3 इज नाइट्रोजीनियस बेस। 3 चीज़ें होती हैं जिनसे जुड़ के हमारे न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस बेस। इन DNA मोलिक्यूल शुगर इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। उसमें आपने सुना भी होगा राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। बीटा वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे दोनों H होते हैं, जैसे जनरली HOH आता था ना स्ट्रक्चर में, जैसे रिंग वाले स्ट्रक्चर्स बनते थे हमारे, उसमें सेकंड कार्बन पे यहाँ पर दोनों H और OH आते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों H आते हैं। वेयरएज इन RNA मोलिक्यूल इट इज़ बीटा D राइबोज, वहाँ पर राइबोज शुगर होती है।
DNA contain four bases: adenine, guanine, cytosine, and thymine. RNA also contain four bases in which first three bases are same but the fourth one is uracil. एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, जो लास्ट का आपका आता है दैट इज द यूरासिल. वो तीन सेम थे बट फोर्थ वन इज डिफरेंट. नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. It is formed by the attachment of the base to the 1' position of sugar. बेसिकली जो शुगर है वहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स में उसमें कार्बन एटम्स की नंबरिंग हमने 1', 2', 3' से करी हुई है. उसमें जब शुगर में बेस शुगर से अटैच हो जाता है 1' पोजीशन पे, जो बनता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स. बेस प्लस शुगर गिव्स न्यूक्लियोसाइड, while the nucleotide, when nucleoside is joined to the फॉस्फोरिक एसिड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब फॉस्फोरिक एसिड में हम 5' पोजीशन पे शुगर में मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, देन द न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म. बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है आपका न्यूक्लियोटाइड. ये कुछ स्ट्रक्चर हमने शो किया हुआ इसका, आप इसको देख सकते हैं. जैसे इसमें सबसे पहले मैंने ये वाले स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, ये आपकी हो गई शुगर यूनिट, और उसमें मैं यहाँ पर कोई नाइट्रोजीनियस बेस ऐड करता हूँ 1' कार्बन पे, तो मुझे मिलता है न्यूक्लियोसाइड. अब इसी स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसाइड में ही मैं ये 5 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देता हूँ, देन वी गेट द न्यूक्लियोटाइड. सीधा सीधा आप कह सकते हो बेस और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है वो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और उसी में हम फॉस्फेट जोड़ देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. Nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between the 5' and the 3' carbon atom of pentose sugar. पेंटोज शुगर के 3' और 5' कार्बन के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जुड़ जाता है फॉस्फेट के थ्रू, तो बनते हैं फाइनली न्यूक्लियोटाइड्स. आपस में जुड़ते हैं और न्यूक्लिक एसिड बन जाते हैं. अ सिंप्लीफाइड वर्जन, वैसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में शो करेंगे, ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन एज रिप्रेजेंटेड बिलो. क्या चेन है? बेस शुगर फॉस्फेट. बेस शुगर फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूशन में चलता रहेगा ये वाला, इसलिए अब इसको होल यहाँ पर ब्रैकेट लगा के एन भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना. अब ये देखो इसका डायग्राम वाइज रिप्रेजेंटेशन हो गया. इसमें क्या करना है, ये देखो ध्यान से, ये हमारा 1' कार्बन था जहाँ पर हमने बेस को जोड़ा है, ये हमारा 5' कार्बन था, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड था. अब इस न्यूक्लियोटाइड में एक हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ये जो 3' और 5' कार्बन है यहाँ पर एक फॉस्फेट लिंकेज आ जाता है. बल्कि मैंने थोड़ा रिप्रेजेंट गलत कर दिया, यहाँ नहीं यहाँ कहो 3' और 5' कार्बन के बीच में, तो ये कॉन्टिन्यूशन में चेन लॉन्ग पॉलीमर्स की बनती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड द फाइनल न्यूक्लिक एसिड्स. The information regarding the sequence of the nucleotide in the chain of the nucleic acid is called its the primary structure. जो information सीक्वेंस से रिलेटेड न्यूक्लियोटाइड में चेन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकेंड वन इज न्यूक्लिक एसिड हैव ए सेकेंड स्ट्रक्चर ऑल्सो. न्यूक्लिक एसिड का सेकेंड स्ट्रक्चर भी होता है. वॉटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे एंड दे गेव द डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था सबसे पहले. टू न्यूक्लिक एसिड चेन आर फाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर ऑफ बेसिस. दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहते हैं और वो पेयर ऑफ बेसिस के बीच में बनते हैं. द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जो जुड़ी हुई होती हैं उनके बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हो आप, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है वो स्पेसिफिक पेयर्स के बीच में बननी है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस. फॉर एग्जाम्पल एडेनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द थायमिन एंड साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ग्वानिन. ऐसा नहीं है कि किसी की भी किसी से करा दोगे. एडेनिन की थायमिन से ही बॉन्डिंग होती है और साइटोसिन की ग्वानिन से ही होती है. ऐसा नहीं है कि किसी को भी आप किसी से बाउंड करा दो. In secondary structure of RNA helices are present which are only single strand. जो सेकेंड स्ट्रक्चर बनता है RNA का हेलिसिस का, उसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि आपका DNA जो था वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था. RNA हैज सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर.
RNA molecule may be of 3 types, 3 तरह का हो सकता है, and perform different function. They are named as messenger RNA, ribosomal RNA and transferal RNA. इनके 3 टाइप होते हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं. DNA RNA का डिफरेंस भी देख लो. In DNA there is deoxyribose is present. In RNA ribose sugar is present. Second point is thiamine base is present, और इसमें यूरेसिल होता है in place of thiamine. थर्ड वन डबल स्टैंड स्ट्रक्चर डीएनए में होता है. आरएनए हैज़ द सिंगल स्टैंड स्ट्रक्चर. फोर्थ वन डीएनए हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन. डीएनए की प्रॉपर्टी होती है वो अपने जैसा एक दूसरा डीएनए प्रिपेयर कर सकता है और उसको डॉटर सेल में फिर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे हमारी पेरेंट्स में और हम में कुछ सिमिलर कैरेक्टर होता है जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं. आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट, कभी कोई रेप्लिकेशन नहीं करता. डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट, जबकि जो आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है. लास्ट इज बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स. क्या क्या फंक्शंस हैं इनके? डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी. नेक्स्ट पॉइंट, DNA is responsible for maintaining the identity of different species of the organism over million of years. एक जो DNA ही रेस्पॉन्सिबल है कि हमारे मिलियन ईयर्स तक में हमारे जो पुराने एंसेस्टर्स थे उनसे हमारी सिमिलैरिटी आज तक चली आ रही है. A DNA molecule is capable of self-duplication during the cell division and identical RNA can be transferred to the daughter cell. Next point, another important function of the nucleic acid is protein synthesis in the cell. दूसरा इसका लास्ट जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका, कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है. एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है वो आरएनए करता है, जैसा अभी मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया. बट मैसेज फॉर दैट प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रेजेंट इन द डीएनए. बनाता आरएनए है, लेकिन जो बनाने के लिए मैसेज ट्रांसफर करता है वो डीएनए करता है. ये इनके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस थे. आई होप आपको क्लियर हुई होगी वीडियो. इसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम रहेगी तो दोबारा देख सकते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी बुक कंसल्ट कर सकते हैं. मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को. सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी करना. ओके, बाय एवरीवन.